नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास और महाकाव्य के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, एक प्राचीन साम्राज्य के इतिहास का सबसे खुशी भरा दिन, और वो महज चंद घंटों में पूरी तरह से बिखर जाता है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के उस सबसे लंबे दिन की, जिसने राज्याभिषेक की शानदार तैयारियों को अचानक वनवास के गहरे अंधकार में धकेल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, राजनीति, इंसानी दिमाग और रिश्तों की उलझनों का एक ऐसा जाल है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली विचार से। सौत मिट्टी की भी हो वो भी जहरीली नागिन होती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये असल में वो जहर की पहली बूंद है जिसने एक पूरे के पूरे साम्राज्य की किस्मत को तहस नहस कर दिया। ये देखना वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे एक दासी के द्वारा बोया गया असुरक्षा और अविश्वास का एक छोटा सा बीज महलों की मजबूत से मजबूत दीवारों को भी अंदर से खोखला कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, राम का राज्याभिषेक, खुशी का वो भ्रम जो बहुत जल्द टूटने वाला था। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूरी अयोध्या में आने वाले राज्याभिषेक का जबरदस्त उल्लास छाया हुआ है। हर घर में बधाइयां गाई जा रही हैं, महल किसी दुल्हन की तरह सज रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वयं श्री राम एक गहरी विनम्रता और हल्की सी चिंता में डूबे हुए हैं। उन्होंने लक्ष्मण से एक बहुत ही गहरी बात कही, प्यार का मूल्य चुकाना पड़ता है लक्ष्मण। इस एक वाक्य से बिल्कुल साफ हो जाता है कि राम सत्ता को कोई ट्रॉफी या उपलब्धि नहीं मान रहे थे। वो इसे जनता के उस अथाह प्रेम और उम्मीदों के भारी बोझ की तरह देख रहे थे। उन्हें कहीं न कहीं ये आभास था कि एक आदर्श राजा बनने की ये परीक्षा उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। अब आते हैं भाग 2 पर, एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए। महाराज दशरथ का दर्शन। राज्याभिषेक से ठीक पहले राजा दशरथ अपने बेटे राम को राजधर्म का जो पाठ पढ़ाते हैं ना, यकीन मानिए वो लीडरशिप और गवर्नेंस का एक मास्टर क्लास है। हम और आप यानी एक आम इंसान के लिए परिवार और संपत्ति उसकी अपनी होती है, पर्सनल होती है। लेकिन एक राजा दशरथ के शब्दों में अगर कहें तो राजा होने का सीधा सा मतलब है सन्यासी हो जाना। जो मुकुट पहनता है उसका अपना कुछ नहीं रह जाता। जरूरत पड़ने पर एक शासक को देश के लिए अपनी पत्नी, बच्चे, दोस्त, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पूरा राज्य ही उसका परिवार बन जाता है। तो लीडरशिप के वो खास नियम कौन से हैं जो दशरथ ने राम को सौंपे? ध्यान से सुनिए। पहला, राजा की असली ताकत सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष न्याय करना है, जिसमें माफ करने की उदारता भी होनी चाहिए। दूसरा, युद्ध के मैदान में राजा को अपनी सेना का नेतृत्व सबसे आगे रहकर करना चाहिए, पीछे छिपकर नहीं। तीसरा, विचारकों और ऋषियों के सामने हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, क्योंकि वही सही रास्ता दिखाते हैं। चौथा, अपने निस्वार्थ मंत्रियों की बातें और आलोचनाएं जरूर सुनें, लेकिन राज्य के सीक्रेट्स हमेशा अपने मन तक ही सीमित रखें। और सबसे आखिर में, हमेशा एक मजबूत और भरोसेमंद गुप्तचर व्यवस्था पर निर्भर रहें। चलिए अब कहानी के उस डार्क साइड की तरफ चलते हैं। भाग 3, मंथरा का जहर, मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। कहते हैं ना कि जहां रोशनी होती है, परछाई भी वहीं होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मंथरा कितनी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप कैकेयी के दिमाग से खेलती है। पहले स्टेप में देखिए, कैकेयी बहुत खुश थी। राम के राज्याभिषेक की खबर सुनते ही उसने मंथरा को अपना कीमती हार इनाम में दे दिया था। लेकिन फिर मंथरा ने उसके दिमाग में शक का एक बीज बो दिया। उसने सवाल उठाया कि भाई, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, तो उनके पीठ पीछे इतनी जल्दी राज्याभिषेक क्यों? इसके बाद उसने कैकेयी के अंदर एक खौफ पैदा किया कि अगर ऐसा हुआ तो वो रानी कौशल्या की दासी बनकर रह जाएगी। और अंत में यही डर एक भयानक बगावत में बदल गया, जहां कैकेयी ने किसी भी कीमत पर इस राज्याभिषेक को रोकने की कसम खा ली। आपको पता है मंथरा का सबसे बड़ा वार क्या था? उसने कहा, राम राजा बनेगा तो भरत दास बनेगा और तुम दासी बनोगी। मंथरा ने बहुत ही शातिर तरीके से कैकेयी के उस मात्र प्रेम को, जो वो अपने बेटे भरत के लिए महसूस करती थी, एक खतरनाक हथियार बना दिया। उसने उस निस्वार्थ प्यार को सत्ता के एक ऐसे खेल में बदल डाला जहां एक की जीत का मतलब था दूसरे का पूरी तरह से मिट जाना। उसने कैकेयी को ये यकीन दिला दिया कि ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं है, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर,
14 साल की चाल, एक बेहद सटीक और कोल्ड पॉलिटिकल कैलकुलेशन। देखिए, मंथरा की ये प्लानिंग कोई आम जलन या ईर्ष्या नहीं थी। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई राजनीतिक गणना थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल खड़ा होता है। वनवास के लिए आखिर 14 साल का ही वक्त क्यों चुना गया? मतलब 10 साल क्यों नहीं, 15 साल क्यों नहीं, एकदम सटीक 14 साल ही क्यों? इसके पीछे मंथरा की राजनीतिक समझ देखिए, जो दिमाग हिला देने वाली है। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अयोध्या की जनता राम से अंधा प्यार करती है। अगर राम को रातों रात हटाकर भरत को गद्दी पर बिठा दिया गया तो पक्का जनता बगावत कर देगी। तो 14 साल वो एकदम परफेक्ट टाइम पीरियड था, जो जनता के दिमाग से राम के असर को धुंधला करने और भरत को अयोध्या की सत्ता पर अपना मजबूत सिक्का जमाने के लिए चाहिए था। मंथरा ने इस खेल में वक्त को ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया था। फाइनली आते हैं भाग 5 पर। कोप भवन की कूटनीति, राजा को फंसाने की वो अचूक चाल। इस पूरी क्रूर योजना को अंजाम देने के लिए कोप भवन की कूटनीति का इस्तेमाल किया गया। यहाँ महाराज दशरथ को उन 2 पुराने वरदानों के जाल में फंसाया जाना था, जो उन्होंने कैकेयी को देवासुर संग्राम के दौरान दिए थे, जब कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। मंथरा के जो इंस्ट्रक्शंस थे ना, वो बिल्कुल किसी मझेवी ड्रामा डायरेक्टर जैसे थे। उसने कैकेयी से कहा, सारे शाही गहने उतार फेंको, मैले और फटे हुए कपड़े पहनो और कोप भवन की जमीन पर बिना एक शब्द बोले बस रोती रहो। ये राजा दशरथ को इमोशनली पूरी तरह से तोड़ देने की चाल थी। और सबसे जरूरी बात जो उसने कही, वरदान तब तक भूलकर भी मत मांगना जब तक राजा दशरथ अपने सबसे प्यारे बेटे राम की कसम न खा लें। और फिर सामने आई वो 2 मांगे जिन्होंने पूरे राजमहल की नींव हिलाकर रख दी। पहली मांग, श्री राम की जगह भरत का तुरंत राज्याभिषेक, और दूसरी मांग, श्री राम को पूरे 14 वर्ष का वनवास। ये दोनों मांगे जब एक साथ मिली तो वो एक ऐसा फंदा बन गई जिससे बाहर निकलना राजा दशरथ के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया। जैसे ही महाराज दशरथ इन सब से पूरी तरह से अनजान और अपनी ही खुशी की दुनिया में मग्न उस कोप भवन की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, सत्ता और इंसान की खुशियां कितनी नाजुक होती हैं ना। कैसे बस एक ही रात के अंदर कानों में फुसफुसाई गई असुरक्षा की कुछ बातें एक पूरे के पूरे साम्राज्य की किस्मत को पलट कर रख देती हैं। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इंसानी दिमाग जब डर और शक के कंट्रोल में आ जाता है तो वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को भी राख में मिला सकता है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है ना?